आज हम जिस कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर और बीएस लेवल में पढ़ाया जाने वाला कोर्स है। क्वांटम मैकेनिक्स का आगाज़ करने से पहले मैं आपको फेलियर ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स बताऊंगा। क्लासिकल फिज़िक्स जो है ये समझा जाता था कि 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहली है क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्मोडायनामिक्स। 19वीं और 20वीं सदी में चंद एक ऐसे फिजिकल फिनोमेना सामने आए जिनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स फेल होगी। तो आइए आगाज़ करते हैं अपने पहले लेक्चर का, जो कि है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता दूं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पेश किया उसकी तरफ आएंगे। फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल है अबाउट द हाइड्रोजन एटम, देन कॉम्पटन इफेक्ट है, देन हम देखेंगे व्हाट आर डी ब्रॉली हाइपोथेसिस, डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन। ये जो सारे मैंने ऊपर फिनोमेना बताए तो ये उनका कंक्लूजन होगा, डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन। फिर ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आएंगे, देन क्वांटम मैकेनिक्स की डोमेन क्या है, यानी कि ये कौन कौन सी चीज़ों को डील करती है, और आखिर पे हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की फार्मूलेशंस क्या हैं, यानी कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी किया जा सकता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 20वीं सदी के शुरू में क्लासिकल फिज़िक्स को 2 बड़े चैलेंजेस का सामना हुआ। उसमें सबसे पहला चैलेंज था आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील करती है वेरी हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी, हाई स्पीड या वेरी हाई स्पीड्स को एक्सप्लेन करने में मुकम्मल तौर पर फेल होगी। दूसरा जो मेन चैलेंज था वो ये था कि जब कुछ नई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स डेवलप होगी जिनके थ्रू सब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, तो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उनकी मोशन को एक्सप्लेन करने में भी क्लासिकल फिजिक्स मुकम्मल तौर पर फेल हो गई। तो आइए देखते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है। Black body is a cavity which absorbs all the radiations entering to it but unable to emit or reflect any radiation. इस डेफिनेशन या ब्लैक बॉडी को एक डायग्राम के थ्रू भी समझा जा सकता है। अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो इस डायग्राम के अंदर आपको एक रेडिएशन इस कैविटी के अंदर एंटर होती हुई नज़र आ रही है। ये एंटर होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है किसी और डायरेक्शन में, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर अनदर डायरेक्शन चली जाती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है। ये इसी के अंदर घूमती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है, लेकिन इस कैविटी से बाहर नहीं निकल पाती। तो ये एक स्कीमेटिक या कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है ब्लैक बॉडी की। तो ब्लैक बॉडी हम इस बॉडी को कह सकते हैं कि जो कि सारी की सारी रेडिएशंस तो एब्जॉर्ब कर लेगी लेकिन कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगी। तो ब्लैक बॉडी का एक एक्सपेरिमेंटल कर्व प्लॉट किया गया टेम्परेचर और इंटेंसिटी के दरमियान। उस एक्सपेरिमेंटल कर्व को एक्सप्लेन करने में बहुत सारे लोग फेल हो गए। तो ये एक ऐसी बॉडी होगी जो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसका जो रेडियंसी स्पेक्ट्रम है, या यूं कह लें कि जो इसका कर्व है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये मटेरियल की टाइप पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, या यूं समझ लें जो मटेरियल की नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये ज़ीरो रिफ्लेक्शन और ज़ीरो ट्रांसमिशन शो करती है, यानी कि कोई भी रेडिएशन इसमें जो एंटर होती है वो ना तो इससे बाहर निकल पाएगी जो कैप्चर हो जाएगी, और ना ही इससे ट्रांसमिट हो पाएगी। तो आइए देखते हैं स्पेक्ट्रल रेडियंसी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स फॉर द ब्लैक बॉडी। यानी हम वो कर्व देखते हैं जो ब्लैक बॉडी के लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्लॉट किया गया। तो इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने कोशिश की, जिसमें वीन्स, स्टीफन, बोल्ट्जमैन, रेले जीन,
ये सब लोग शामिल थे, लेकिन ये तमाम लोग इसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। पार्शली तो एक्सप्लेन किया कुछ लोगों ने, जैसे अगर इस कर्व को देखा जाए, इस कर्व की बात की जाए, इस कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स लाइक अगर 2000 केल्विन पे एक कर्व देखा जाए, तो ये जो आपको ब्लू कलर का स्पॉट बना नज़र आ रहा है, ये मैक्सिमम वेवलेंथ को शो कर रहा है। तो 2000 केल्विन पे इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है ऑलमोस्ट 1.2 और 1.3 माइक्रोमीटर के दरमियान। तो अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 3000 केल्विन तक ले आते हैं, तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह से मज़ीद हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, 4000 केल्विन पे ले जाएं, तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी का जो प्लॉट है उस पर मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू और कम हो जाती है। तो यहाँ तक जो तमाम वैल्यूज़ थी वो इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही थी। देन इसके बियॉन्ड जो वैल्यूज़ हैं वो विजिबल रीजन में लाई करेंगे। अगर टेम्परेचर हम मज़ीद इंक्रीज़ कर दें, 5000 केल्विन पे ले जाएं, तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो और डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास वेवलेंथ है लैम्डा, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। वेवलेंथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मींस लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो ये आपके सामने मैंने डिस्प्लेसमेंट लॉ लिखा है। इस लॉ के मुताबिक ये मैक्सिमम जो पीक वैल्यू है उसको तो एक्सप्लेन कर पा रहा है, लेकिन जो बाकी इसके अंदर अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट वेवलेंथ्स की, ये सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस पीक वैल्यू से पहले या इस पीक वैल्यू के बाद ये यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि नॉन यूनिफॉर्म है। इसकी क्या रीज़न है, इसको किसी ने मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसी को अटेम्प्ट करते हुए फिर और प्लांक ने एक लॉ पेश किया जिसको हम नाम देते हैं प्लांक रेडियंसी लॉ या प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। अगर आप ये एनिमेशन देखें, ये आपको प्लॉट नज़र आ रहा है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू अगर आप देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू जो है एक लेस वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो उसके कंपैरिजन में आप इस कैविटी को भी देख सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे इसका कलर चेंज हो रहा है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे कलर चेंज होना क्या शो कर रहा है कि इसमें से रेडिएशन इमिट हो रही है और उसकी जो रेडियंसी है वो डिफरेंट है। तो ये देखें आप, ब्लैक कलर से शुरू हो रहा है, फिर रेड में चेंज हुआ है, देन डिफरेंट कलर्स में ये डिफरेंट टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांक्स रेडिएशन लॉ। तो पहला जो ब्रेक थ्रू था मैक्स प्लांक ने वो इंट्रोड्यूस करवाया, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटम ऑफ एनर्जी। तो अपनी इस अटेम्प्ट में उसने जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, उसको एक्सप्लेन करने की मुकम्मल कोशिश की। तो उसने जो पास्टुलेट पेश किया उसमें उसने डिस्क्रीटनेस क्वांटाइज्ड अमाउंट्स ऑफ द एनर्जी इस्तेमाल की। तो इस थ्योरी के मुताबिक अगर एनर्जी देखी जाए ब्लैक बॉडी की, तो उसके मुताबिक एनर्जी ई एन इज इक्वल टू एन एच न्यू है। अब इसमें ई एन के अंदर जो एन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एन क्वांटाइजेशन की तरफ इशारा करता है, एच एक प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन को शो कर रही है। तो अगर रेडिएशन लॉ देखा जाए, ये प्लांक का रेडिएशन लॉ है जो कि क्वांटम को शो कर रहा है, जिसके अंदर ये अगर आप देखें एच ओवर एक्सपोनेंशियल एच न्यू ओवर के टी -1, तो ये प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप क्लासिकल फिजिक्स की तरफ आ जाएं जिसमें रिलीजन फार्मूला है, तो रिलीजन फार्मूले के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की गई। ये इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर बताता है, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लेकिन उस टेम्परेचर से हट के जो कर्व के अंदर बाकी डिस्ट्रीब्यूशन है पीक वैल्यू से पहले या पीक वैल्यू के बाद, उसकी एक्सप्लेनेशन रिलीजन नहीं कर पा रहा। इसके कंपैरिजन में प्लांक ने इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू मुकम्मल जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की रेडियंसी कर्व को एक्सप्लेन किया। तो प्लांक का ही वो आइडिया था जिसने एक एवलांच या ट्रिगर किया न्यू डिस्कवरीज की तरफ, कि लोग इसमें मज़ीद कोशिश करें इसको एक्सप्लेन करने के लिए।
प्लांक रेडिएशन लॉ को जब एटम्स पर अप्लाई किया गया तो हम देखते हैं कि एटम्स के लिए भी ये बिल्कुल ठीक साबित होता है, यानी कि प्लांक लॉ इज आल्सो ट्रू फॉर दी स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। तो प्लांक के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम से निकलने वाली रेडिएशन या किसी भी चीज़ से, उसने बेसिकली ब्लैक बॉडी का एक्सप्लेन किया था, ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन या एटम से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ की बजाय उसकी वैल्यूज़ डिस्क्रीट होंगी। तो उसके मुताबिक जो एनर्जी है किसी एटम की वो कितनी होती है, एनर्जी होती है En इज इक्वल टू एन एच न्यू। यहाँ पर एन मैं दोबारा बताता चलूँ कि एन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फैक्टर है। एन बेसिकली क्वांटाइजेशन या डिस्क्रीटनेस को शो करता है। एन एक इंटीजर नंबर होगा, तो इंटीजर नंबर की वैल्यूज पॉसिबल है एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका एक्सपेरिमेंटल जब एक स्पेक्ट्रम देखा जाता है फॉर हाइड्रोजन एंड आयरन, तो यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के अंदर आपको ये कुछ लाइंस मिल रही हैं। पहली रेड लाइन है, ठीक है, फिर टेन है, फिर ब्लू है, वायलेट है, तो इस तरह डिफरेंट कलर की लाइंस मिल रही हैं। उनके दरमियान जो गैप है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? गैप बेसिकली डिस्क्रीटनेस को शो कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होने की बजाय डिस्क्रीट है, यानी कि हाइड्रोजन एटम की जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही हो सकती है। और इसी तरह से आयरन में भी देखा जा सकता है, पहले कुछ लाइनें शो हो रही हैं फॉर द रेड कलर, देन ऑरेंज एंड देन डिफरेंट कलर्स। तो इन कलर्स से क्या पता चल रहा है? इन कलर्स या ये जो दरमियान में गैप है ये भी डिस्क्रीटनेस ऑफ द स्पेक्ट्रम को ही शो कर रहा है। प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ न सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करता है बल्कि लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को भी एक्सप्लेन करता है। अगर हम बात करें लो फ्रीक्वेंसी की तो हम देखते हैं प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर जो एक फैक्टर है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वो आप देख सकते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एच न्यू ओवर के टी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें अगर आप देखें जो हाई फ्रीक्वेंसी की टर्म्स हैं, हाई ऑर्डर टर्म्स, वो हमने इग्नोर कर दिए हैं। तो जो प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो क्लासिकल जो फार्मूला है, रिलीजियन का फार्मूला, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं इंटेंसिटी जो है इसके अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये अप्रॉक्सीमेटली के टी के ही इक्वल बन जाता है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो रिलीजन और प्लांक्स लॉ है उनके दरमियान एक रिलेशन है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्लासिकल केस की तरह ही बिहेव करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1905 में आइंस्टाइन ने प्लांक क्वांटम थ्योरी को एक और ब्रिज प्रोवाइड करने के लिए फिनोमिना पेश किया जिसको नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। दिस इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द इंसिडेंट लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो इसमें आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन क्या किया? आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन किया कि जो एमिट होती है इलेक्ट्रॉन्स और जो इंसिडेंट है लाइट, वो कंटिन्यूस फॉर्म की बजाय वो डिस्क्रीट फॉर्म में उस पर इंसिडेंट होती है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये एक मेटल सरफेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फोटॉन्स हैं जो कि इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हैं और इसके थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने प्लांक्स अप्रोच को ही यूज़ किया। उसने ये कहा कि लाइट इटसेल्फ इज मेड ऑफ डिस्क्रीट बिट्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो बिट्स ऑफ एनर्जी है इसको उसने टाइनी पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स का नाम दिया। आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है। 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो 1913 में नील्स बोहर ने 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, दूसरा प्लांक्स क्वांटम कॉन्सेप्ट था और तीसरा आइंस्टाइन फोटॉन कॉन्सेप्ट था। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसमें उसने क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी की बात की।
अब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है? अकॉर्डिंग टू बोहर, जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा इन एन एटम, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? इट विल ओनली एमिट और एब्जॉर्ब डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये उसका ट्रांजिशन का फिनोमिना था। अब ये डिस्क्रीट एनर्जी किसके इक्वल होगी? ये डिस्क्रीट एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू है। अब डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू क्या शो कर रहा है? ये दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो है फोटान एमिट या एब्जॉर्प्शन की एनर्जी को शो कर रहा है। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा जा सकता है। अगर एक एटम की बात की जाए, ये एटम का न्यूक्लियस है और ये एटम का पहला शेल है n इक्वल टू 1, और ये फिर इसी तरह से दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। तो तीसरे शेल से दूसरे शेल के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन आता है डी एक्साइट होके, तो उस दौरान वो एक फोटान एमिट करेगा, और उस फोटान की एनर्जी कितनी होगी? उस फोटान की एनर्जी होगी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, जो कि एक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ दी एनर्जी है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिकल नेचर रखते हैं, लेकिन इनकी वेव नेचर भी एक्सप्लेन की जा सकती है बाय यूजिंग डी ब्रॉली हाइपोथेसिस, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। डी ब्रॉली हाइपोथेसिस के मुताबिक इसकी वेव लेंथ किसकी इक्वल आएगी? वो इस फार्मूले में देखी जा सकती है 2πr/n। 2πr इस शेल का रेडियस है, n जो है शेल नंबर है। तो डी ब्रॉली हाइपोथेसिस के मुताबिक ये h/m वी एन यहाँ पर इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। तो इसी शेल को एक वेव मॉडल में भी हम देख सकते हैं। ये अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये न्यूक्लियस है और ये शेल है। इस शेल के जो है अगर आप देखें ऊपर एक वेव शो की गई है, जो कि वेव बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इसी तरह से कॉम्पटन ने 1923 में पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन को भी एक्सप्लेन किया। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन क्या है कि जब एक्स रेज इंसिडेंट होती हैं स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पे, तो उस इलेक्ट्रॉन को वो स्कैटर कर देती हैं और अपना कुछ मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देती हैं। अब स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्कैटर्ड जो जो है स्कैटरिंग फोटॉन्स, उसकी वेवलेंथ में एक चेंज आ जाती है। तो उस वेवलेंथ चेंज को हम कॉम्पटन शिफ्ट का नाम देते हैं। तो इसका मोमेंटम कितना होगा फोटॉन का? इसका मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू एच न्यू ओवर सी। तो ये एक इस डायग्राम के अंदर भी देखा जा सकता है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई गई है जिसके अंदर एक फोटॉन इंसिडेंट है इलेक्ट्रॉन पर। आफ्टर स्कैटरिंग क्या होगा कि फोटॉन डिफरेंट पाथ पे चला जाएगा मेकिंग सम एंगल थीटा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट पाथ पे चला जाएगा, जो कि पहले स्टेशनरी था। तो इस फोटॉन ने अपना कुछ मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया। अब ये जो इसको अपना मोमेंटम या एनर्जी शिफ्ट करता है फोटॉन, वो किस फॉर्म में एनर्जी शिफ्ट करेगा? वो भी डिस्क्रीट फॉर्म में ही एनर्जी शिफ्ट करेगा, यानी कि एक मोमेंटा या एक क्वांटा इसको ये शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर आप वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर ऑफ द फोटॉन ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमने ऊपर जो डिफरेंट फिनोमिने स्टडी किए हैं, उन सब का एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं, जो कि डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन है। तो ये एक पूरी सीरीज हमने देखी जिसके अंदर प्लांक आइडिया था, आइंस्टाइन, बोहर, कॉम्पटन, ये सारे आइडियाज़ थे जो कि थ्योरेटिकल फाउंडेशन थे क्वांटम मैकेनिक्स की। लेकिन इनको एक एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन की भी ज़रूरत है। खैर एक्सपेरिमेंटल जो फाउंडेशन है उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो इन फिनोमिना को देखते हुए, जिसके अंदर डिफरेंट फिनोमिना हमने स्टडी किए, हम क्या कंक्लूजन ड्रा करते हैं? हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि जो वेव है वो पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती है। अगर आप आइंस्टाइन इफेक्ट के अंदर देखें, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, तो फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है और उसको नॉकआउट करता है, वहाँ से एमिट कर देता है। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब फोटॉन एक पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेगा। इसी तरह बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन एमिट करता है, तो वो एक पार्टिकल के फॉर्म में ही एमिट करता है।
और कॉम्पटन इफेक्ट में भी देखा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन स्कैटर होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो वेव से स्कैटर नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करने के लिए एक पार्टिकल की ही ज़रूरत है। तो इन सारे फिनोमिना को देखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेव जो है वो पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती है। लेकिन सिर्फ इतना ही कंक्लूजन काफ़ी नहीं है। 1923 में डी ब्रॉली ने इस एक और आइडिया पेश किया है, उसके मुताबिक इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स के मीनिंग क्या है कि अगर रेडिएशन या वेव पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है तो डी ब्रॉली के मुताबिक एक जो पार्टिकल है उसकी भी वेव नेचर हो सकती है, जिसको उसने मैटर वेव्स का नाम दिया। तो एक वेव की अगर देखी जाए दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरी है वेव। इसके कंपैरिजन में अगर पार्टिकल की देखी जाए या मैटर की, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मास और मोमेंटम। और इन दोनों को उसने यानी कि वेव और मैटर को एक सिंगल रिलेशन में कंबाइन किया। और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम, जो कि है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो इस रिलेशन के मुताबिक जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ किस चीज़ को शो कर रही है यहाँ पर? वेवलेंथ जो है एक वेव बिहेवियर को शो कर रही है, और मोमेंटम p एक प्योर पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो दिस वाज द रिलेशन इन विच अ वेव एंड पार्टिकल आर रिलेटेड। तो ये वेवलेंथ बेसिकली किस चीज़ की है? ये वेवलेंथ एक वेव की नहीं है, बल्कि ये वेवलेंथ एक पार्टिकल की है। तो ये फिनोमिना जो है डी ब्रॉली ने पेश किया, जिसको लेटर ऑन डेविसन एंड जर्मर ने 1927 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो आज के लेक्चर का जो पिन पॉइंट है, जो एक्चुअल हमारा जो पॉइंट है, वो था ओरिजिन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये जो हमने आज डिस्कस किया सारा कुछ, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है? ये पूरी 25 ईयर्स की जो है कोशिश थी, जिसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। तो ये सारी जो है आइडियाज़, सारे कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए 1925 में हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल या जो डिफरेंट थ्योरेटिकल फाइंडिंग्स थी, उनको एक सिंगल थ्योरी में यूनिफाई किया। और वो यूनिफाइड थ्योरी क्या थी? ये यूनिफाइड थ्योरी थी क्वांटम मैकेनिक्स। तो बोहर और प्लांक का जो आइडिया है, क्वांटा का जो आइडिया है, उसको अब नाम दिया जाता है ओल्ड क्वांटम थ्योरी। उसके बाद श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग का जो आइडिया था, उसको क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दिया जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं डोमेन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। तो क्वांटम मैकेनिक्स की डोमेन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई हो सकती है, कौन से मैकेनिकल सिस्टम्स हैं जिनको क्वांटम मैकेनिक्स डील करती है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पर फेल हो गई थी, कहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स का आगाज़ हुआ। तो ये एक डायग्राम के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। हम यहाँ से आगाज़ करते हैं। अगर आप वर्टिकली देखें तो यहाँ पर साइज ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बताया गया है। अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो यहाँ पर स्पीड बताई गई है। तो वर्टिकल अगर आप देखेंगे, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज लार्जर दैन 10⁻⁻9 मीटर है, लाइक एनी सैटेलाइट है, अर्थ, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 10⁻⁹ मीटर से ज़्यादा होगा, तो उसको इस रेंज के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। मींस कि उसको क्लासिकल मैकेनिक्स में या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में स्टडी किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज नियर आर लेस दैन 10⁻⁹ मीटर होगा, जैसे कि एटम बजाते खुद है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो उनको इन ब्रांचेस में स्टडी किया जा सकता है। मींस क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी किया जा सकता है, क्वांटम फील्ड थ्योरी में स्टडी किया जा सकता है। अब दूसरी तरफ अगर आए, अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो यहाँ पर स्पीड मेंशन की गई है, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट या वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट 3×8 मीटर पर सेकेंड, फार लेस देन 3×8 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है, तो उसको इन ब्रांचेस में स्टडी किया जा सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी किया जा सकता है और
इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, ये एक बल्ब से शो किया गया है। बल्ब के मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के कंपेरेबल या इक्वल है तो उसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में स्टडी किया जाएगा या क्वांटम फील्ड थ्योरी में स्टडी किया जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि फार लेस देन स्पीड ऑफ लाइट हो और उसका साइज लार्जर देन 10⁻⁹ मीटर हो तो उसको क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी किया जाएगा। मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ लेस स्पीड ऑब्जेक्ट्स और लार्जर ऑब्जेक्ट्स के मैकेनिकल सिस्टम्स को डील करती है। इसके कंपैरिजन में अगर क्वांटम मैकेनिक्स देखी जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसे फील्ड होगी जो कि स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट्स लेस देन 10⁻⁹ मीटर के साथ डील करेगी। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स आप यूँ कह सकते हैं कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, जो डिफरेंट मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, तो उनकी मोशन को स्टडी करने के लिए फील्ड होगी क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की डोमेन है जिसके अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर क्लासिकल मैकेनिक्स देखी जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स एटॉमिक लेवल पे जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उनकी मोशन को डिस्क्राइब करने में मुकम्मल तौर पर फेल हो गई थी। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वो हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे और क्वांटम फील्ड थ्योरी एक एडवांस सब्जेक्ट है जो कि एमफिल लेवल में स्टडी किया जाता है। अब हम चलते हैं फार्मूलेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ, यानी कि कौन से वो तरीके हैं जिनके ज़रिए क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी किया जा सकता है या कौन से वो मैथमेटिकल थ्योरीज हैं, मैथमेटिकल मेथड्स हैं जिनके थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर रहते हुए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स के डायनामिकल वेरिएबल्स फाइंड किए जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो फार्मूलेशंस है वो है ओल्ड क्वांटम थ्योरी जो कि बोहर समरफील्ड की थ्योरी है, और फिर इसी तरह से मैट्रिक्स मैकेनिक्स है जो कि हाइजेनबर्ग ने ये शुरू की थी और बाद में इसको बॉर्न और जॉर्डन ने मॉडिफाई किया। तो ये आमतौर पे क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल होने वाली फार्मूलेशन है। देन नेक्स्ट वेव मैकेनिक्स है जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम पढ़ते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू सारे मैकेनिकल सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। तो ये दो जो फार्मूलेशंस हैं मैट्रिक्स मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलेशंस हैं और थ्रू आउट कोर्स जो क्वांटम मैकेनिक्स का हमारा कोर्स होगा उसमें हम इन्हीं दो फार्मूलेशंस को ही स्टडी करेंगे। फिर इनको कंबाइन किया था एक डिफरेंट फार्मूलेशंस में पॉइजन ब्रैकेट ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी जो कि डिराक ने किया था, जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे डिराक नोटेशन में। फिर इसी तरह से एक और फार्मूलेशन है वो है क्रिएशन डिस्ट्रक्शन ऑपरेशंस या ऑपरेटर। इसी तरह से फिर एक डेंसिटी मैट्रिक्स फार्मूलेशन है और वेरिएशनल हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फार्मूलेशन है। फेज स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन है। पाथ इंटेग्रल अप्रोच है जो मुख्तलिफ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए। और इसी तरह से डी ब्रॉली की पायलट वेव फार्मूलेशन है और हैमिल्टन जैकॉबी एक्शन एंगल, ये फार्मूलेशंस हैं। तो ये डिफरेंट फार्मूलेशंस हैं क्वांटम मैकेनिक्स की जिसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने फार्मूलेट किया क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए। लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस होगा थ्रू आउट कोर्स वो दो ही फार्मूलेशंस होंगी, जिसमें एक होगी मैट्रिक्स मैकेनिक्स और दूसरी होगी वेव मैकेनिक्स। तो आइए अब चलते हैं पहली फार्मूलेशन की तरफ जो कि होगी मैट्रिक्स मैकेनिक्स। मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो है सबसे पहली फार्मूलेशन थी जो क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए बनाई गई। ये 1925 में हाइजेनबर्ग ने बनाई थी। बेसिकली बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर जो एटॉमिक लेवल में ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको स्टडी करने के लिए मैट्रिक्स मैकेनिक्स डेवलप की गई। तो इस पे फार्मूलेशन है क्या? इस फार्मूलेशन के अंदर कोई भी एक स्टेट कंसीडर की जाती है। स्टेट को एक रो या कॉलम वेक्टर से शो किया जाता है, उसके ऊपर एक ऑपरेटर ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेटर को यहाँ पर लिखा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में।
अब जो ऑपरेटर है वो किस चीज़ को शो करता है, वो किसी भी डायनामिकल मैकेनिकल वेरिएबल को शो करता है जिसके अंदर पोजीशन हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, एनी अदर टाइप ऑफ दी मैकेनिकल वेरिएबल हो सकता है। तो इसको हम एक स्टेट वेक्टर यानी कि रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने का यहाँ पर मेथड क्या होगा कि आप राइट साइड पे कॉलम या रो मैट्रिक्स यानी कि स्ट्रेट वेक्टर रखेंगे और उसकी लेफ्ट साइड पे फिर एक स्क्वायर मैट्रिक्स रखेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कोई एक सिंगल वैल्यू आपके सामने आएगी, उस वैल्यू को हम ऑब्जर्वेबल का या डिस्क्रीट वैल्यू का नाम देंगे। तो ये पॉसिबल है आइगन वैल्यू हो, पॉसिबल है आइगन वैल्यू ना हो, खैर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल मेथड यही होगा कि किसी भी वेरिएबल को, किसी ऑपरेटर को, किसी स्ट्रेट वेक्टर को एक मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके थ्रू एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं, अगर माइक्रो फिजिकल सिस्टम देखा जाए, जब उस पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में अप्लाई किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही सामने आती हैं। तो ये मैंने एक इक्वेशन लिखी हाइजेनबर्ग की। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन यही शो कर रही है कि आप जिस भी डायनामिकल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसको इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करके आपके पास उसकी कोई फिजिकल वैल्यू, कोई ऑब्जर्वेबल या डिस्क्रीट वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर अगर देखा जाए तो ए एक ऑपरेटर है, एच यहाँ पर हैमिल्टोनियन है। तो हैमिल्टोनियन जो है मैट्रिक्स, ये किस चीज़ की वैल्यू देता है, ये एनर्जी स्पेक्ट्रम की वैल्यू देता है। जब इसको स्ट्रेट वेक्टर पे ऑपरेट किया जाता है तो आपके पास एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, लेकिन याद रखें कि एक ज़रूरी चीज़ तो यहाँ पर यह है कि एनर्जी की जो वैल्यूज़ आती हैं वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ आती हैं, वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं है। ये बिल्कुल वही आइडिया है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद ही डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स जो है उससे एनर्जी की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है, उसकी डायगोनलाइजेशन करते हैं। डायगोनलाइजेशन के मीनिंग ये होंगे कि आप उस मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसको नॉन ज़ीरो और ऑफ डायगोनल एंट्रीज को किसी भी टेक्निक के थ्रू ज़ीरो करेंगे तो उसको डायगोनलाइजेशन का नाम दिया जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन को हाइजेनबर्ग आइगन वैल्यू प्रॉब्लम इक्वेशन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर ए एक कोई भी ऑपरेटर जो कि ऑब्जर्वेबल को कॉरस्पॉन्ड करेगा और एच हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स भी मैट्रिक्स मैकेनिक्स की तरह एक फार्मूलेशन है जो कि वेव क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। वेव मैकेनिक्स श्रोडिंगर ने 1926 में डेवलप की थी, जस्ट आफ्टर द हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिक्स या हाइजेनबर्ग पिक्चर। तो वेव मैकेनिक्स का तरीका क्या है, इसकी फार्मूलेशन क्या है, इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक डिफरेंशियल वेव इक्वेशन है जिसमें किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व किया जा सकता है। मैकेनिकल सिस्टम की एक वेव इक्वेशन लिखी जाती है जिसमें आपके पास ये वेव इक्वेशन है जिसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं एक वेव फंक्शन पर और आपको कोई आइगन वैल्यू मिलती है, कोई एनर्जी वैल्यू मिलती है। तो इस इक्वेशन में देखा जा सकता है, अगर आप देखें एच यहाँ पर एक हैमिल्टोनियन है, साई एक वेव फंक्शन को शो करता है जो हम अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ई एनर्जी है और साई अगेन वेव फंक्शन है। तो इसमें हैमिल्टोनियन एक ऑपरेटर है जो कि वेव फंक्शन पर ऑपरेट होता है और कोई वैल्यू देता है, ई एनर्जी की वैल्यू देता है और साई अगेन एक वेव फंक्शन होगा। तो इस वेव इक्वेशन को यूज़ करके हम मैकेनिकल सिस्टम को क्वांटम मैकेनिक्स के अप्रोच में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या देगा आपको, एक एनर्जी मिलेगी और एक वेव फंक्शन मिलेगा। अब वेव फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, वेव फंक्शन को इस्तेमाल करके आप डिफरेंट एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करेंगे, डिफरेंट ऑब्जर्वेबल्स बाय ऑपरेटिंग एन ऑपरेटर फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर का हम यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें इस लेक्चर को। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो बाकी टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे। तो ये पूरी एक लेक्चर सीरीज़ होगी जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए डेवलप की है, इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लाजमी लिखें।